हेलो गाइस, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने एट द एज ऑफ 24 मैंने खुद का इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से कई सारे लोगों ने मुझे देखा होगा मेरे दूसरे चैनल पे, जो कि साहू फाउंडेशंस के नाम से, जो कि मेरे खुद इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म का नाम है। तो ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लोगों से शेयर करना चाहता था। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को चैनल के ऊपर पूछते थे और मैं हर एक एक को जवाब देना चाहता था। और बट उस चैनल के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि वो एक मेरा कंपनी का चैनल है। उसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट्स डालता हूँ, वो क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ड है। उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से एडिटेड वीडियोस और काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। तो इसीलिए मैं इस चैनल के अंदर ज़्यादा फ्रैंकली चीज़ें बात करना चाहता हूँ और डायरेक्टली विदाउट एडिटिंग, विदाउट एनी चीज़, बस जो मेरे अंदर है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बेसिक नॉलेज उनके पास नहीं है, जिसके वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वो लोगों ने पूछा। तो एट द एंड मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उस चैनल पे नहीं कर सकता हूँ बट मैं अपने दूसरे चैनल पे ये सारी बातें बता सकता हूँ। तो मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने यहाँ से एक एट द एज ऑफ 24 मैंने खुद का इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही रेयर है जो लोग इस एज के अंदर अपना खुद का फर्म स्टार्ट करते हैं। और अगर करते भी है तो एक अच्छे लेवल पे लेकर जाना या फिर एक अच्छे से इस्टेब्लिश होना, एक अच्छा वर्क प्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं फ्रॉम दी स्टार्टिंग स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कैसे 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 मैं यहाँ तक पहुँचा। तो सबसे पहले अगर मैं अपना बेसिक चाइल्डहुड के बारे में बात करूँ तो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड मेरे को पेंटिंग से सब के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और अभी भी है। आप अगर मेरे ऑफिस में देखोगे, मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पे भी आप देखो बहुत सारे पेंटिंग्स मैंने लगा रखे हैं, यहाँ है। और काफ़ी सारे पेंटिंग्स ऐसे मैंने लगा के रखे हैं। तो मेरा पेंटिंग का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था बचपन से ही। तो वही पेंटिंग का इंटरेस्ट को मैं लेते हुए अपना कैरी फॉरवर्ड करते गया। और जैसे अब मैं अगर क्लास 6-7 में भी था तो मेरा जो पेंटिंग का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। जो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल का मैं पेंटिंग करता था, स्केचिंग करता था। और उसको और भी आगे लेते गया। जब मैं अच्छे 10th-11 तक मैं गया तब तक मैं काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट ले चुका था, अच्छा परफॉर्म किया था। और पेंटिंग्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था। तो जब करियर चूजिंग का ऑप्शन आया तो क्लास 10th-11th में ही लोग ज़्यादातर चूज़ करते हैं कि क्या करना है। तो उस वक्त पे मैंने सोचा कि अब ऑब्वियसली मेरा जो पैशन है उसको अगर मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि पेंटिंग मेरा खुद का एक करियर था, खुद का एक मैंने सोच के रखा था कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। बट मुझे इतना समझ में आता था कि फ़ाइन आर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इंडिया के अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्रांस में, जर्मनी में, तो वहाँ पे पेंटिंग से सब का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, आप सुनते भी होगे कि इतने में ये पेंटिंग बिक गया, या फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहता है। छोटे छोटे पेंटिंग्स, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग रहते हैं और काफ़ी पेंटिंग्स काफ़ी महंगे महंगे रेट में बिकती है। बट सेम चीज़ आप कभी इंडिया में नहीं देखे होगे। आपके खुद पे घर पे आपके फादर ने, आपके घर वालों ने कभी लाख रुपए का पेंटिंग नहीं खरीदा होगा, है ना। तो जब आप खुद अपने अराउंड देखो, अपने सोसाइटी के अंदर देखो, अगर लोग उस चीज़ को खरीदने के पीछे 50,000 लाख रुपए नहीं खर्च कर रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हो कि उसके ऊपर कंप्लीट आपका एक करियर बन सकता है। अगर आप खुद भी एक काम करो तो कम से कम आपको लाख रुपए महीना तो आना चाहिए जिससे आपका घर चल सके। और लाख रुपए महीना अगर आपको चाहिए तो सिर्फ पेंटिंग के थ्रू तो नहीं हो सकता है। अगर पेंटिंग को भी और बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी और वीडियो पर मैं बात करूँगा। बट मुझे इतना समझ में आया कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क इसके अंदर है और जिस तरीके का अभी जो कल्चर है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर मैं इस पेंटिंग को लेके एक बहुत लेवल तक शायद नहीं जा सकता हूँ। और शायद बिल्कुल उसके अंदर झोंक देता, बहुत चीज़ें कुछ यूनिक करता तो शायद चला भी जाता। बट मुझे लगा कि नहीं, मैं इससे रिलेटेड कुछ करूँगा, डायरेक्टली पेंटिंग के थ्रू ना कमा के पेंटिंग से ही सब्सिडरी जो भी करियर्स होंगे मैं उसमें कमाई करूँगा। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस टाइम पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक काफ़ी कॉमन था, काफ़ी पॉपुलर भी था फ़ैशन डिज़ाइनिंग, आज भी है। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक ऑप्शन में था। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हो गए, कार डिज़ाइनर्स हो गए, ये लोग सब हो गए। उसके बाद हो गया आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स। तो
ये सारे ही प्रोफेशंस में, अब जैसे फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, तो फैशन डिज़ाइनर्स मुझे थोड़ा सा एज अ बॉय मुझे लगा कि नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग में उतना नहीं करूँगा, बट आर्किटेक्चर मेरे को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया। और उस वक्त मैं एक्चुअली बताऊँ तो मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग ही चीज़ें लग रही थी कि अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाऊँगा। फिर थोड़ा सा उसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये भी पता चला कि यार अच्छा उसमें सैलरी होता है, लोग अच्छा कमाते हैं, तो वो पैसे और थोड़ा फेम, ये सब चीज़ों से ऑब्वियसली इस एज के अंदर हर कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है कि मुझे ऐसा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो मैं भी उसी तरीके से वो चीज़ों को फैसिनेट होता गया और फिर मैंने आर्किटेक्चर एट दी एंड चूज़ किया। तो 10th क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आर्किटेक्चर करना है। उसके बाद क्लास 11 12 उसी तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। मुझे पता चला कि उसके अंदर नाटा का एक एग्ज़ाम देना होता है। नाटा का एग्ज़ाम जो होता है वो आर्किटेक्चर में जाने के लिए आपको कंपलसरी रहता है, वो नाटा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो सेम मैंने नाटा एग्ज़ाम दिया और एक आर्किटेक्चर कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। आप पूछोगे कौन से कॉलेज में, तो किट यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर के अंदर, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया। अब आर्किटेक्चर के अंदर जाने के बाद तब थोड़ा सा समझ में आया कि जितना जो ग्लैमरस दिखता है और जितनी अच्छी लगती है ये लाइफ, वैसे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जो आप में से स्टूडेंट होंगे आर्किटेक्चर को, उनको उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर होता है, और रात रात भर शीट्स बनाने पड़ते हैं, रात भर काम करना पड़ता है। अनलाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, बट आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स होती है। बट प्लस पॉइंट क्या था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे पहले से पेंटिंग्स और स्केचिंग के अंदर इंटरेस्ट था, तो एक तो मेरा नाटा स्कोर बहुत अच्छा रहा इसी वजह से, क्योंकि जब वहाँ पे एग्जाम्स भी आते हैं तो उसमें स्केचिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पर्सपेक्टिव पूछा जाता है, और मैं बचपन से वही कर रहा था, तो मेरा बहुत अच्छा था, स्कोर भी मेरा काफ़ी अच्छा है नाटक के अंदर, तो मुझे एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुआ एडमिशन लेने के अंदर भी। अच्छा हाँ, और प्राइवेट और ये गवर्नमेंट कॉलेज में लोग बोलेंगे कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं लिया, तो मुझे एक दो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे मिल भी रहे थे यहाँ पे, BIT मिश्रा, रांची का, ये सब मुझे मिल रहे थे, बट क्योंकि मेरा खुद का स्कूलिंग एक बोर्डिंग हॉस्टल से हुआ था, द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कूल है। अगर मैं ऐसे इन टर्म्स ऑफ मनी बताऊँ तो पर ईयर का फ़ीस वहाँ पे 7 लाख रुपीज़ है। तो मैं उस तरीके के इन्वायरमेंट में रहा था हमेशा से, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, और सारी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर, बहुत बहुत सारी चीज़ें। आपको ये भी बता दूँ, ऋषभ पंत को आप जानते होंगे अगर क्रिकेट के अंदर, तो ऋषभ पंत मेरा रूममेट ही था। तो उस स्कूल से बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे मैं नाम गिना सकता हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ से पास आउट हुए, हमारे बैचमेट्स थे वो लोग, सारे लोग, बहुत लोग मेरे रूममेट थे। तो वो एक कल्चर बहुत अलग मैंने देखा था। और फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मुझे डे स्कूलिंग और ये सब चीज़ों का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि हमेशा से मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा था, तो मुझे उस हिसाब से मुझे हमेशा से था कि नहीं, थोड़ा सा एक मुझे अच्छा एक लाइफस्टाइल चाहिए। और जैसा मेरा कॉलेज था किट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, तो आपको पता होगा कि उसमें फैसिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। एक सेकेंड। तो मुझे थोड़ा सा अगेन उसके वजह से लगा कि नहीं, मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज में उतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। ऑल्दो ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, मुझे बाद में भी लगा कि ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ज़्यादा देखना चाहिए कि आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छा करियर ग्रोथ मिल सके, तो वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बट स्टिल जैसा भी था, मैंने वो अपना प्राइवेट कॉलेज मैंने चूज़ किया, और फिर वहीं से मैंने ख़त्म किया अपना आर्किटेक्चर। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे क्या जो डिफरेंस लगा, वो ये है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप में खुद के अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जो कि मुझे अनलाइकली लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में उतना नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे फाइनेंशियली सब कुछ गवर्नमेंट के साइड से हैंडल किया जाता है। तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, वहाँ पे बहुत अलग होती है। जैसे मैं अगर सिर्फ किट की बात करूँ, तो वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई एक नया इवेंट होता था, और बहुत अच्छे लेवल पे इवेंट्स होता था। तो जो लोग एक्टिव है, जिनको करियर में कुछ करना, वहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं आप प्राइवेट कॉलेजेस में, कि आप हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ों में आप पार्ट ले सकते हो, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो अगर आप में खुद में डिटर्मिनेशन। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो भी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके लिए चल जाएगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज जा भी रहे हो, बट अगर विद अ राइट माइंडसेट,
तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ इसका तो अब तो फ्यूचर नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, आप में डिटर्मिनेशन है, खुद में थोड़ा सा सेंस है कि मुझे क्या करना है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप कर सकते हो। अब मैंने कम्प्लीटली 5 ईयर्स वहाँ पे आर्किटेक्चर कंप्लीट किया। उस आर्किटेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँ तो जब मैं आर्किटेक्चर के अंदर गया, मुझे पहले साल तो मैं काफ़ी ज़्यादा जोश में था कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था अपने करियर को लेकर कि मुझे कुछ करना है। बट जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर गया, विथ 90-95% मेरा अटेंडेंस रहता था, मार्क्स भी ठीक ठाक रहते थे, अच्छे मार्क्स रहते थे। बट मुझे इतना समझ में आने लगा कि मैं कॉलेज के भरोसे तो नहीं सीख पाऊँगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि बहुत सारी चीज़ें लैकिंग रहती हैं, और सिर्फ कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको सिखाने के लिए कोई चीज़। आपको अगर खुद से आप नहीं सीखना चाहोगे तो आपको कोई सिखा नहीं सकता। आप सोचोगे कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूँ तब तो वो मेरा करियर बना कर ही देंगे, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि आपको सारे काम करने हैं, आपको चीज़ें सीखनी है खुद से। तो मुझे समझ में आया कि ये मैं कॉलेज के अंदर नहीं कर सकता, तो मैं अल्टरनेट क्या कर सकता हूँ, मैं खुद से सीख सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने किया, मैंने खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दी फर्स्ट ईयर के एंड में ही। सॉरी, ये लैपटॉप बहुत आवाज़ कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में सब चीज़ें खुद से सीखना स्टार्ट कर दी। मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में रियलाइज़ हो गया कि मुझे खुद से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सॉरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो मैंने क्या किया कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हो गए वो मैंने खुद से सीखना स्टार्ट किया। एक ऑटो कैड का सिर्फ सॉफ्टवेयर था जिसके लिए मैंने कोचिंग लिया था, पेड जिसको बोलते हैं, तो वो पेड मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ किया था ऑटो कैड का। उसके बाद का जितना भी सॉफ्टवेयर हुआ सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब के थ्रू सीखी, और यूट्यूब कुछ ऑनलाइन कोर्सेज मैंने करके बहुत सारी चीज़ें वैसे करके सीखी। तो खुद से सॉफ्टवेयर सीखने से ये हुआ कि जब रिक्वायर्ड नहीं था, अगर आप आर्किटेक्चर में हो तो आपको पता होगा कि हैंड ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग कि हैंड ड्राफ्टिंग करना चाहिए, और हैंड ड्राफ्टिंग साल 2 साल तक तो सिर्फ वही कराता है आर्किटेक्चर में। तो वो हैंड ड्राफ्टिंग छोड़कर मैं हैंड ड्राफ्टिंग भी करता था, बट मैं सॉफ्टवेयर सीखने लगा खुद से। तो जब तक सॉफ्टवेयर्स पे स्टार्ट हुआ वहाँ पे वर्क करना, तब तक मेरा सॉफ्टवेयर स्किल्स काफ़ी अच्छा था। मेरे बाकी जितने बैचमेट्स थे उनसे ज़्यादा मुझे आता था। रेविट एक कहा जाता है आर्किटेक्चर में कि टफ़ होता है रेविट चलाना, तो लोग ज़्यादातर स्केचअप सीखते हैं स्टार्टिंग में। तो मैंने स्केचअप ना सीख कर मैंने पहले रेविट सीखा, और रेविट के अंदर मेरा बहुत अच्छा कमांड था, और एट द एंड मुझे वही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, और रेविट बहुत ज़्यादा काम भी आया करियर के अंदर। तो इस तरीके से आप जब खुद से सॉफ्टवेयर सीखते हो, खुद से चीज़ें सीखने लगते हो, खुद से इनिशिएटिव लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प मिलता है। तो ये तो एक पहला चीज़ हो गया जो मैं आपको कहूँगा कि आप खुद से इनिशिएटिव लो। आप कॉलेज के भरोसे मत रहो कि अब उसका सिलेबस आएगा तो कॉलेज मुझे सिखाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। अगर आपको सीखना है तो आप खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी अगर आपको सिखाएगा तो वो बेसिक सिखाएगा। आप अगर आप थोड़े से अगर आगे हो करियर के अंदर हो, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि जब आपने ऑटो कैड सीखा होगा अगर कहीं से, तो वो लोग आपको बेसिक कमांड्स बताते हैं, टूल्स बताते हैं, और बेसिक ड्राफ्टिंग बताते हैं, बट उसके अंदर एक्सेलेंस लाना आप ही का काम होता है। तो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर खुद से सीखते हो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करके आप काफ़ी डेप्थ में उस चीज़ को सीखते हो, जो कि आप कहीं जाओगे तो आपको वो डायरेक्टली ऊपर से सिखला देंगे। आप सीखो, आप डेफिनेटली कहीं से सीखो, बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जब खुद से करते हो, खुद से इनिशिएटिव लेते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा वर्क भी करते हो, जो कि एक मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। एक काफ़ी ज़्यादा मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैं बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकता हूँ अगर मैं खुद से चीज़ें करने लगूँ तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया। तो पहला तो सॉफ्टवेयर हो गया, तो सॉफ्टवेयर में मैंने कमांड अच्छा ले लिया। उसके बाद जब हॉस्टल्स ये सब जब चेंज होते थे, तो मैंने सिर्फ मेरा जो हॉस्टल था वो मैंने शिफ्ट कर लिया, मतलब कि जितने मेरे बैचमेट्स थे मैं उनके साथ नहीं रहता था, मैं अलग हॉस्टल के अंदर रहता था। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात होता है, क्योंकि अगर आप हमेशा अपने बैचमेट्स के साथ रहते हो तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी रहता है। क्लास आप नहीं भी गए तो लगता है कि मैं नोट्स ले लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये नहीं भी आता तो मैं किसी से पूछ लूँगा, वो मुझे बता देगा, शीट बनाने में हेल्प कर देगा। या फिर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आता तो उस स्टार्टिंग में कहता है ना टोपो करना, अगर आपको पता होगा आर्किटेक्चर में एक शीट के ऊपर दूसरा रख के लोग टोपो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट जब आप अलग रहोगे ना तो आप खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे।
आप ऐसे कितना भी आप कह लो कि नहीं मैं खुद से ट्राई करूँगा और ये और वो, बट आप जब सिचुएशन में खुद को झोंक दोगे तो वो एनीवेज आपको इंडिपेंडेंट बना ही देगा। तो वही चीज़ मैंने किया, मैं अलग जब रहने लगा तो एट दी एंड मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि मैं कितना ज़्यादा डिपेंडेंट था लोगों के ऊपर, और तब मैंने खुद से सारी चीज़ें सीखनी स्टार्ट की। जो थ्योरी भी होता है वो चीज़ें भी तब मैंने खुद से ध्यान देना स्टार्ट किया और खुद से वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने लगा। और पूरे 5 साल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी भी अपने किसी बैचमेट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इवन उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाती थी। तो जब आप एक बार ये चीज़ कर लेते हो, आप खुद से थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप एक सेकेंड, जब आप एक बार इंडिपेंडेंट हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद से समझने लग जाते हो। जो बेसिक टर्म्स होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, जो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप सीखने लग जाते हो। अब मैं आपसे एक और चीज़ बताऊंगा कि थ्योरी के अंदर फिर मैंने क्या किया। जब मेरा आई गेस 2nd 3rd ईयर जैसा था, तो थ्योरी के अंदर मैंने ये चीज़ किया कि मैंने जितने भी यूट्यूबर्स थे जो कि इस आर्किटेक्चर इंटीरियर से रिलेटेड जितने लोग थे, उन सब की वीडियोस मैंने, बहुत लोग होते हैं जो देखते हैं और विथ इंटरेस्ट देखते हैं, बट मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि जो भी एक यूट्यूबर है, भले ही उसके सब्सक्राइबर्स कम हो या कुछ भी हो, बट उसका अगर वैल्यूबल है, अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा, तो उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर लेता था। जितने वीडियोज़ है सारे वीडियोज़ में डाउनलोड करके रख लेता था, और मेरा डेली का टारगेट रहता था कि 10 या 20 वीडियोज़ मैं पर डे देखूंगा। मैं जैसे 20 वीडियो का अगर मैं टारगेट बनाता था पर डे, तो कंपलसरी मुझे 20 वीडियोज़ देखने ही देखने, एनी हाउ मुझे देखने हैं वो 20 वीडियोस। तो इस तरह से करके मैंने काफ़ी सारा कंटेंट मैंने कंज्यूम कर लिया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉलेज में नहीं बताई जाती थी बट एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अप्लाइड होता था, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। अब देखो, अब जैसे साइट, लोग बोलते हैं ना साइट विजिट, तो साइट विजिट क्या होता है? आप साइट विजिट पे जाते हो, वहाँ पे आप कोई चीज़ ऐसी देखते हो, या फिर आपके साथ जो रहता है, जो आर्किटेक्ट रहता है, जूनियर आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट, कोई भी रहा, तो वो आपको साइट के बारे में बताता है कि देखो ये चीज़ें, जैसे कि अगर चिपिंग होता है तो बताते कि देखो इसलिए चिपिंग किया जाता है, ब्रिक लेइंग होता है तो बताते देखो इस तरीके से ब्रिक लेइंग, तो वो साइट एक्सपीरियंस आपको देता है। बट आप ये समझो कि आप जब प्रैक्टिकली, आप जब फिजिकली आप जाते हो साइट विजिट पे, तो आप जाने में 1 घंटा लगाते हो, फिर वहाँ साइट पे रहते हो, तब आप सीखे तो सीखे, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। अगर आपको कोई बता दिया तो अच्छा, 2-4 चीज़ें आपने पूछी, आपको कोई बता दिया तो अच्छा है, और नहीं तो फिर आप वापस आ जाते हो। तो आप एक घंटा वहाँ पे सीखने के लिए आप 3 घंटा वेस्ट करते हो। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा वहाँ रहने का, और 1 घंटा आने का। बट जब आप ऑनलाइन करते हो तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर लोग हैं जो साइट एक्सपीरियंस देते हैं आपको। साइट में जाकर वो लोग एक एक चीज़ें बताते हैं कि देखो इस तरीके से जो जितने भी रॉड्स होते हैं उनको ले किया जाता है, इस तरीके से कॉलम बनाया जाता है, इस तरीके से स्लैब बनाया जाता है। तो आप डायरेक्टली जब उस वीडियो को देखते हो तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाता है। जब एनीवेज आप कॉलेज के अंदर हो, ऐसे ना वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप वीडियोस देख के आप सारा एक्सपीरियंस ले लो। तो जब आपका एक्चुअल साइट में जाने का समय आएगा, जब आप आर्किटेक्चर कंप्लीट करोगे, पहली बार साइट पे जाओगे, तो आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता है। और जब आप वहाँ पे जाओगे और अगर आपके साथ और भी कोई फ्रेशर है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बाकी लोगों से कितना ज़्यादा पता है। और जो फर्म में जो लोग रहेंगे वो भी आपको वैल्यू देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हमने भी बहुत सारे फ्रेशर्स देखे हैं, बट ये फ्रेशर होते हुए भी इसके पास इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे तो वीडियोस देखो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखो, बहुत ज़्यादा वीडियो कंटेंट आप देखो। तो एक कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ द 500 कंटेंट्स दैट यू कंज्यूम, है ना। तो पहले इस तरह से कहा जाता था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू रिमेन्स। तो आप जिन भी 5 दोस्तों के साथ रहते हो, आप उनके एवरेज हो जाते हो। तो अभी के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर यही चीज़ है, यू आर द एवरेज ऑफ द 500 कंटेंट्स दैट यू कंज्यूम। तो आप जब चीज़ें कंज्यूम जिस तरीके से करते हो, उसी तरीके का आपका पर्सनैलिटी होता है, उसी तरीके का आपका नॉलेज होता है। अब देखो, आप वीडियो कंटेंट कंज्यूम करोगे, चलो आपको बहुत हो गया तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट आपका लॉस कभी नहीं होगा, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। तो पहला तो मैंने बताया कि खुद से आप सॉफ्टवेयर सीखो। दूसरा मैंने बताया कि आप जो वीडियोज़ है वो सब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, और मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद की है। तो मैं आपको कुछ भी हवाई बात नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे करना वैसे करना।
और एक तीसरी चीज़ जो एक्सेप्शन में मैं कहूँगा, जो कि शायद आप में नहीं हो सकता, वो ये हो सकता है कि मेरा स्केचिंग अच्छा था और मेरा स्केचिंग और पेंटिंग्स में पहले से इंटरेस्ट था, तो मुझे अपने फील्ड के अंदर भी इंटरेस्ट हमेशा से रहा था। अब ये बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं क्योंकि लोग को पहले से इंटरेस्ट नहीं होता, बट अब आर्किटेक्चर चूज़ कर लिया तो उनको टफ लगने लगता है। तो इसके लिए ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो, इंटरेस्ट आप बिल्ड कर लो, ज़्यादा मन के भरोसे रहोगे तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आप इंटरेस्ट बिल्ड कर लो, वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब ये कॉलेज का तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा किया कि जब मैं 3rd-4th ईयर में, लगभग 3rd ईयर में था, 3.5 मतलब 3.5 ईयर्स में जब मैं था कॉलेज के, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चलो ठीक है, थ्योरी और ये सारी चीज़ें तो मुझे आती है, बट मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। ठीक है, अब ऑलरेडी मैं कॉलेज से बाहर हूँ, अब कॉलेज से मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अब बता सकता हूँ अच्छे से कि मैं कॉलेज बहुत बंक करता था। बंक करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं क्लास नहीं जाता हूँ तो मैं रूम में सोता रहता हूँ, आराम करता हूँ, वैसा नहीं होता था। मैं 18 घंटे काम करता था, और लिटरली कॉलेज के 4 साल, जो आखिरी 4 साल होता है, वहाँ पे मैंने हर दिन 16 से 18 घंटे काम किया, हर दिन। तो आप समझ जाओ कि आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क पहले स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, और लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और उस चीज़ का ही फ़ायदा मुझे अभी होता है। ठीक है, और अभी लोग बोलते हैं कि यार ये लकी है, ये तो आराम से कर लिया, तो वैसा कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो आप जब 18 घंटे आप वर्क करते हो, तो जब मैं कॉलेज नहीं जाता था तो मैं उसके अल्टरनेट में क्या करता था, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, थ्योरी बहुत ज़्यादा देखते थे, और मैं फ्रीलांसिंग वर्क बहुत ज़्यादा करता था। मेरे जो साहू फाउंडेशंस वाला जो चैनल है मेरा, उसके अंदर मैंने फ्रीलांस वर्क बताया स्टूडेंट्स के लिए, जो आर्किटेक्चर या किसी भी डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कैसे फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। अब मैंने ऑफलाइन फ्रीलांस वर्क लिया था, जहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर सीखा था, वहीं से मैं फ्रीलांस वर्क लेता था। तो आप कुछ आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिज़ाइनर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि अपना वर्क आगे डिलीवर करते, आगे आउटसोर्स करते लोगों को, कि आप मेरा 3D वर्क कर दो और उसके बदले आप पैसे ले लेना। तो उस तरीके से बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं जो करते हैं, तो आप उस तरीके के डिज़ाइनर्स से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा कि क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, वो भी 2nd-3rd ईयर में होगे, तो आपको फ्रीलांस वर्क मिलने में मुश्किल होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड ऑफ जो वर्क है उसको आप एक ले आओ, एक अच्छे स्टैंडर्ड के अंदर ले आओ, क्योंकि जो मार्केट के अंदर जिस तरीके का वर्क चलता है, उस तरीके का वर्क आपको डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वो करोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ एक आप 3D बनाओ, अब 3D आप अगर बहुत अच्छा बनाते हो तो लोग आपको 3D वर्क देंगे। कोई भी, मैं खुद भी, मेरा भी फर्म है, अभी तो मेरे पास खुद के लोग हैं, तो मैं अपने ही लोगों से काम करवाता हूँ, बट इससे पहले मैंने भी बाहर आउटसोर्स किया है अपना काम। ठीक है, तो जो लोग अच्छा, और जो जिसको मैं आउटसोर्स करता था, जिस लड़की को करता था, तो वो भी स्टूडेंट ही थी, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी, बट उसका वर्क अच्छा था तो मैंने दे दिया। देखो, हमें, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो भी एक फर्म चलाता है, जो भी एक ओनर होता है, उसको एट दी एंड अपने काम से मतलब है। ठीक है, आप टाइमली डिलीवर करो, एक अच्छा काम दो, पैसे का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी आगे क्लाइंट से चार्ज करते हैं पैसे, तो जब हम लोग उनसे चार्ज कर रहे हैं तो हमें आगे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है उसको अच्छा करो, और आप सीधा सीधा आप डिज़ाइनर्स को पिच करो। आप मुझसे पूछ लो कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क है तो भी मैं आपको दे दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी भी जब मेरे पास खुद जो मेरे इन हाउस जितने टीम है, वो लोग अगर नहीं रहते, वो लोग अगर काम नहीं कर रहे होते हैं किसी रीज़न से, अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो एक हमारी एम्प्लॉय है, उनकी मम्मी का तबीयत ख़राब है, एक कोई का खुद का तबीयत ख़राब है, तो होता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होता है। तो जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क होता है तो हम लोग खुद लोगों को दे देते हैं। तो आप इस तरीके से डिज़ाइनर्स को आप सीधा पिच करो, आप बोलो कि सर मेरा वर्क ऐसा है, आप कुछ काम हो तो मुझे दे देना, और लोग दे देंगे आपको। तो आप फ्रीलांस वर्क बहुत ज़्यादा करो। स्टार्टिंग जब आप फ्रीलांस वर्क करने लगोगे, साल भर आप करो, साल भर। अच्छा, और ऑनलाइन भी फ्रीलांस वर्क बहुत सारा होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी एक बनाया कि आप कैसे फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, तो इस पे आप फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन आप ले सकते हो। इसमें ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आपको फॉरेन के क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अब वो लोग पे करेंगे डॉलर में, आपको तो मिलेगा INR में, तो आप तो रहोगे फ़ायदे में, है ना। अभी आप देखो कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। वो लोग अगर आपको $30 भी देते हैं तो कितना हो गया आपका, काफ़ी अच्छा खासा पैसा हो गया, है ना। $30 इंटू 72 आप कर लो, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से आप बाहर के भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो अगर आप ऑनलाइन लेते हो। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है कि वहाँ पर बिडिंग करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो पिच करते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, और उनको जिनका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है वो उनको देते हैं। ठीक है, आप मुझसे एक बार बोलना तो मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क कैसे लेते हैं उसके ऊपर।
तो फ्रीलांस वर्क जब आप लेना सीख जाओगे, आप फ्रीलांस वर्क लेने लगोगे, इसके बाद आप क्या करो, जब आपका 3rd ईयर 4th ईयर आए आर्किटेक्चर का, तो आप डायरेक्टली किसी भी फर्म में पिच करो, आप वहाँ पे बोलो कि मुझे वर्क करना है। मैंने खुद ये चीज़ किया है, मैंने महीने 2 महीने अपना कॉलेज बंक किया है और मैं दूसरे के फर्म में वर्क करता था। मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि मुझे प्रैक्टिकल जब वर्क करना है, मुझे जब बिज़नेस सीखना है, तो मुझे बिज़नेस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसके अंदर कोई आर्किटेक्ट नहीं है, तो मेरे जितने भी जिनको भी मैं जान रहा हूँ कि भाई ये आर्किटेक्ट है, नहीं भी जान रहा हूँ तो सीधा उनके फॉर्म चले जाता था और मैं बोलता था कि सर मेरे को काम सीखना है। अब कुछ जगह पे जैसे विंटर वेकेशन, समर वेकेशन जब होता था, तो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन में मैं घर नहीं जाता था, वहाँ नहीं जाके और मैं फर्म में काम करता था। तो लोग, जब कॉलेज लाइफ होता तो लोग बहुत इन्जॉय करना चाहते कि मेरा तो छुट्टी है, मैं अभी क्यों काम करूँ। अरे भाई अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। तो आप इस समय पे काम करो, उसके बाद इस तरीके के वीडियो आप भी बना सकते हो। एट द एज ऑफ 24 ओपनिंग योर ओन फर्म। आज मेरा खुद का फर्म है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कम एज में मुझे ज़्यादा अचीव करना है, तो आपको कम एज के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें आपको वर्क करना पड़ेगा। कम एज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी आप कम एज के अंदर आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आप उस टाइम पे फिर मैंने फर्म्स के अंदर वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब फर्म्स में मैं आपको बता दूं तो उड़ीसा का वन ऑफ द बेस्ट फर्म है, मैं सबका भी नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे मैंने वर्क किया। मैंने रांची के अंदर, जो मैं रांची का हूँ आपको पता होगा, तो मैं रांची के अंदर यहाँ पे भी मैंने वर्क किया। 2-3 फर्म्स के अंदर मैंने यहाँ पे वर्क किया है। उसके बाद जो एक ये होता है 6 मंथ्स का जो इंटर्नशिप होता है, उस वक्त पे मैंने कंप्लीट जॉब पकड़ लिया था, ठीक है। थीसिस का जो वर्क होता है उसको थोड़ा बहुत मैंने साइड बाय साइड मैनेज करके पूरा 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया, ठीक है। थीसिस का भी वर्क करता था और ऑफिस का भी वर्क करता था, तो इस तरीके से कर करके मैंने साल भर वहाँ पे जॉब किया। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे टॉप के लेवल पे मैंने काम किया। अगर आपको पता होगा तो, अच्छा मैं नाम नहीं लूँगा कंपनीज़ का, दिक्कत हो जाता है। तो मैंने काफ़ी अच्छे फर्म्स में मैंने उस टाइम पे काम किया, क्योंकि मैं पहले से काम करते आ रहा था, तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि चीज़ें कैसे काम करती है, मेरे को थोड़ा नॉलेज था। तो मैं इसीलिए मुझे फर्म में लोग रख लेते थे, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने अच्छे फर्म्स में ज्वाइन किया और अच्छे फर्म्स में मैंने काम किया। जब वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया, तब मुझे समझ में आया कि क्या चीज़ें एक्चुअली वर्क करती है और क्या चीज़ें नहीं वर्क करती है, एक अच्छे लेवल पे लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने सीखी, उसके बाद फिर जो फाइनली कॉलेज ख़त्म हुआ और उसके बाद लोग स्टार्ट किए जॉब ढूंढना। जब लोग जॉब ढूंढ रहे थे, तब तक मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था कि फर्म में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, और मेरा खुद का जो कॉलेज एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें होती, ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, ठीक है। और साल भर का मैं ऑलरेडी जॉब कर रखा था। तब फिर मैंने खुद का इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म स्टार्ट किया, वही एट द एज ऑफ 24, है ना, जिस चीज़ को आप इतने देर से सुनना चाह रहे थे। तब मैंने खुद का इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म स्टार्ट किया। अब मैं जब से स्टार्ट किया हूँ आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कभी भी इस बात का डाउट नहीं रहा कि मैं कैसे चलाऊँगा, पता नहीं सही चला रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं सब ठीक होगा कि नहीं। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा और आज भी मेरे को डाउट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत सारे फर्म्स में काम किया, अच्छे फर्म्स में, बड़े फर्म्स में, छोटे फर्म्स में। तो मुझे हर एक जगह का पता है कि लोग क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। उस हिसाब से मुझे पता है कि मैं अभी इस लेवल पे हूँ तो मुझे क्या क्या वर्क करना है, और जब मैं उस लेवल पे जाऊँगा तो मुझे क्या क्या वर्क करना है, किस तरीके से सारे वर्क को हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि मैं वैसे फर्म्स में पहले काम कर चुका हूँ, मैंने हायरार्की देखी, मैंने लेवल देखा कि कैसे क्लाइंट हैंडल किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट लेने के बाद नीचे कैसे बाकी डिज़ाइनर्स को दिया जाता है, क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से कोटेशन दिया जाता है, किस तरीके से एस्टिमेशन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो खुद मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे उसका नॉलेज है, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स और ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, तो आर्किटेक्चर में थोड़ा फॉर्म्स एंड शेप्स पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। और आप देखोगे कि जितने भी आप खुद भी आप आर्किटेक्चर कॉलेज में हो तो आपको पता होगा, जितने भी आपको जो अच्छे खासे एग्जांपल्स देते हैं, सारे फॉरेन के ही आर्किटेक्ट्स का एग्जांपल दिया जाता है, फॉरेन बिल्डिंग्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो भाई अगर आर्किटेक्चर इतना अच्छा है इंडिया के अंदर, तो आप इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाओ, इंडियन आर्किटेक्ट्स उनके डिज़ाइंस के बारे में दिखाओ। तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू है कि जो आप अगर छोटे लेवल पर आप अगर स्टार्ट करते हो, नया नया आप स्टार्ट करते हो, तो
आप पढ़ोगे ज़ाहा हदीद के बारे में, है ना, आप पूरा फ्लूइड आर्किटेक्चर और बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। और जब आप एक्चुअल उतरोगे फील्ड के अंदर तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे एक छोटे से प्लॉट में 2 BHK बनाना है। आप ऑफसेट पढ़ते हो, बाईलॉज पढ़ते हो, एक्चुअल फील्ड में आते हो तो समझ में आता है कि अच्छा ऑफसेट और बाईलॉज ये सब तो सब गया तेल लेने, सटा सटा के बिल्डिंग बना दो, है ना। तो स्टार्टिंग सबका वैसे ही होता है, बहुत सारे जो आर्किटेक्ट हैं सब ने अपना स्टार्टिंग वैसे ही किया है। तो आपको बहुत नीचे के लेवल से आपको स्टार्ट करते हुए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आप देखो क्यों नीचे के लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, उसका रीज़न भी ये है कि आप एक डिज़ाइनर हो, ठीक है। आप लोग करोड़ों रुपए अपना लगाने वाले, एक घर को बनाने के पीछे लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली उतना बड़ा अमाउंट क्यों दे जब आपका वर्क नहीं है, जब आपका वर्क एक्सपीरियंस उनको नहीं पता है, आपका डिज़ाइंस उनको नहीं पता है, तो तुरंत कोई इतना बड़ा अमाउंट आपको देगा नहीं। तो आपको खुद छोटे छोटे डिज़ाइन से एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है। आप जब ट्रस्ट बिल्डअप कर लोगे तब लोग खुद आपके पास चल कर आएंगे और आपको पैसे देंगे कि भाई मेरा तो डिज़ाइन आप ही करोगे। आप बाकी लोग से भले ही डबल प्राइस भी लोगे ना, तब भी लोग आपको प्राइस देंगे, क्योंकि उनको आपका वर्क पता है, उनको आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट वर्क पता है, तो वो आपको काम देंगे। तो इस तरीके से एक वर्क किया जाता है। इस तरीके से मैंने बहुत पहले से सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं अचानक से कॉलेज से निकला और मेरा किस्मत चमक गया और मैंने फर्म खोल लिया, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत पहले से मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत पहले से मैं एक टारगेट लेके चला हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछना है, फ्रीलांस वर्क के बारे में, स्केचिंग के बारे में, मेरे अर्निंग्स के बारे में, मेरे फर्म के अंदर कैसे वर्क होता है उसके बारे में, मेरे प्रोजेक्ट देखने हैं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल तो है ही, साहू फाउंडेशंस करके। मेरा वेबसाइट भी है sahufoundations.com। ये चैनल पे मैं सिर्फ अपने जितने भी बातें होती है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे ये चीज़ कोई बताता है एक बड़े भैया की तरह, तो उस तरीके से मैं इस चैनल के अंदर आपसे बात करना चाहता हूँ। इस चैनल के अंदर मैं सब कुछ विदाउट एडिटिंग एकदम फ़िल्टर फ्री कंटेंट आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे आपको करियर बिल्ड करना है। अगर आप 10th और 11th में भी हो तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि अभी जितनी चीज़ें मैंने बताई सेम चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। और दूसरे चैनल को भी जाकर आप देख लेना, मेरे वेबसाइट पे भी विज़िट कर लेना, ठीक है। चलो, और अच्छा एक और चीज़, मेरा खुद का एक ऑनलाइन कोर्स भी है ना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन भी है और एक ऑफ़लाइन भी है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और अगर आपको ऑफ़लाइन भी सीखना है मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा वो रहता हूँ, लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपको किसी को भी रीच करना है मुझे, मैं अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर नीचे दे के रखता हूँ, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं हो। हाँ, मैं हमेशा रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि वर्क रहता है, बट जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आपको और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आपको और क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है, तो आप मुझे क्वेश्चंस बताओ, अपना डाउट्स बताओ, मैं उसके ऊपर एक कंटेंट बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।